नमस्कार साथियों। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। आज के सेशन में अपन ये जानने वाले हैं कि टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर को प्रभावित करने की सही तकनीक क्या है, आरबीआईसी बोर्ड के अनुसार उत्तर लिखने की शैली क्या है। अगर आप भी बोर्ड में क्लास 12th इतिहास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड के अंदर 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको टॉपर स्टूडेंट की असली कॉपी दिखाने वाला हूं। ये जो आप कॉपी देख पा रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 2024, जैसा आप देख पा रहे हैं, 2024 के टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। और इस परीक्षा के अंदर इस स्टूडेंट ने, जैसा आप देख पा रहे हैं, 80 में से 80 अंक हासिल किए हैं। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने 80 में से 80 अंक हासिल किए हैं। तो टॉपर स्टूडेंट किस प्रकार से लिखते हैं, लिखने की शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या आपके अगर दिमाग में प्रश्न है कि क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं, क्या हम भी इतिहास जैसे विषय के अंदर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप भी इतिहास के अंदर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास के अंदर किस प्रकार से लिखा जाता है, टू द पॉइंट कैसे आंसर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये 2024 की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी डाउनलोड की है और मैं चाहता हूँ कि एक बार सारे विद्यार्थी इस सेशन को देखकर, इस कॉपी को देखकर इनके तरीकों को आजमाएं और ये जानने का प्रयास करें कि टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए 2024 का बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, बोर्ड पेपर जो है, इसके प्रश्नों को भी यहाँ अंकित किया है ताकि आप प्रश्न को पढ़ते हुए इसके उत्तर को आराम से समझ पाओ। अगर मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न को पढ़ते रहें और इसके साथ साथ नीचे उत्तर दिए हुए हैं इसको भी देखते रहें। जैसा अगर आपको लगता है तो मैं प्रश्न भी पढ़ लेता हूं कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका राजस्थान है। मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, तो आप कहोगे 2। चीन यात्री श्वेन किस देश से आए थे, तो ये चीन से आए थे। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे, तो इसका आंसर है सातवाहन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे, तो 23 हो चुके थे, ये 24वें थे। ये सुमेलित कीजिए। इसमें थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक और थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो आप आंसर देख पा रहे हैं सुमेलित वाला, इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है वो लिखा हुआ मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। इसमें गलत है पीटर मुंडी। ये जो पीटर मुंडी है ये गलत है। ये जो जर्मनी है, ये जर्मनी का नहीं है बल्कि ये इंग्लैंड का था। ठीक है, आगे और देखिए। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये फ्रांसवा बर्नी ने लिखा है। आगे और देखिए। इब्न बतूता को किस शहर का काजी या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो दिल्ली का किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1337 में हुई थी। यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था, यूनानियों के लिए। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले, ये घटना दी गई थी, इसमें राइट आंसर जलियांवाला बाग था। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, 11 है। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। रिक्त स्थान पूछे हुए थे, जैसा आप देख रहे हैं। पहला जो रिक्त स्थान वो है सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर के बने हुए थे, तो इसका आंसर है चर्ट। मंदसौर को पहले किस नाम से जानते थे, तो दसपुर है। पहला रिक्त स्थान दिया हुआ खाली से शुरुआत से ही है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अद्वितीय है और लगातार बदल रहा है। अगला देखिए। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद था जिसके द्वारा प्रकाश में लाया गया, तो इसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न देखिए। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था,
तो अमेरिका चाहता था। सहायक संधि किसके द्वारा 1798 में तैयार की गई थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या की गई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब आप देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था? तो इसमें इन्होंने आंसर दिया है, आप देख पा रहे हैं कि ये लोग दूसरे देशों से वस्तुएं वगैरह मंगाते थे। जैसा इन्होंने लिखा है कि ओमान से ये लोग तांबा वगैरह मंगवाते थे। और इनके साथ साथ आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ से हमें कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, उसमें भी सिंधुगढ़ सभ्यता का नामोल्लेख है, जिसमें उनको मेलुहा और नाविकों का देश कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया बोर्ड में, पटना कहते हैं। मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? जो वंश माता के नाम से चलता है। इसमें लिखा हुआ, आराम से आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं, आराम से इसको रोक कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी? तो इब्न बतूता ने 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था। एक है पैदल डाक व्यवस्था, दूसरी है असो डाक व्यवस्था। तो जो पैदल डाक व्यवस्था उसी को दावा कहते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में स्थित है? दिल्ली के अंदर है। गोपुरम क्या है? ये राजकीय प्रवेश द्वार थे। मुकदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में किया जाता था? ये मुगल काल के अंदर जो पंचायतों के मुखिया होते थे उनको मुकदम या मंडल कहते थे। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो ये 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक तो सबसे पहले इसी अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस का ऐलान किया था, पूर्ण स्वाधीनता का ऐलान किया था। दूसरा था, सबसे युवा नेता को, सबसे युवा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो गांधी जी सामान्य लोगों की तरह दिखने लगे थे, सामान्य भाषा बोलने लगे थे, सामान्य लोगों की तरह उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और सामान्य लोगों के साथ में ही वो मिलकर बातचीत वगैरह करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न में नीचे लिखा है। अब देखिए खंड ब को देखिए, आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था? तो इन्होंने लिखा है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। यह आंसर बिल्कुल ठीक है, बाढ़ के कारण है, नदी का सूख जाना है। इनके साथ साथ में बाह्य आक्रमण भी थे, और तो ये इनको आप ऐड कर सकते हैं। अगला है, सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? तो सिक्कों से हमें सामाजिक स्थिति के बारे में, हमें आर्थिक स्थिति के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। स्त्री धन किसे कहते हैं? तो दहेज में जो स्त्री को विवाह के समय जो भी धन संपत्ति मिलती है वो सारा स्त्री धन कहलाता है। इसको आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। फिर है, किन्हीं 2 स्तूपों के नाम लिखिए। सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप आप यहाँ देख पा रहे हैं। इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण किस प्रकार से किया था? तो पान को उन्होंने किस प्रकार से किया है? उन्होंने कहा था कि पान वैसे दिखने में बहुत सुंदर वृक्ष है, एक बहुत सुंदर वानस्पतिक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि पान जो है, पान की लता जो देखते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे कि अंगूर की है, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि इसके ऊपर कोई फल नहीं लगता है। तो ये देखकर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ था, इस प्रकार इन्होंने चित्रण भी किया है। अगला है, आपके विचार से चिश्ती सिलसिला की किन विशेषताओं ने उन्हें लोकप्रिय बनाया? तो सबसे पहले तो ये लोग समानतापूर्ण व्यवहार करते थे, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे, ये घूम घूम कर प्रवचन देते थे, और सामान्य भाषाओं में, जो लोगों की सामान्य भाषा थी उसी में जाकर प्रवचन देते थे, और लोगों के साथ में ये घुल मिल जाते थे, और स्थानीय जो भी रीति रिवाज थे उनका भी ये लोग अनुसरण करते थे। फिर है, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 2 राजकीय केंद्रों के नाम लिखिए। ये थोड़ा सा विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने ढंग से किया है। इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है पाटलिपुत्र और तक्षशिला, जो मेरी नज़र से ठीक नहीं है। इसका जो आंसर सही है वो है अ, राजभवन, राजा का भवन है। फिर है सभा मंडप है। फिर है महानवमी डिब्बा, और लॉर्ड्स महल है। मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, लॉर्ड्स महल है, और इनके साथ साथ में हज़ार राम मंदिर। इसमें से कोई भी 2 आपको करने थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ था। फिर अगला है, पोलज और प्रोत जमीन में क्या अंतर है? तो पोलज जो है ये सबसे उपजाऊ जमीन है, और इसके ऊपर हमेशा खेती की जाती थी। पोलज जो है ये थोड़ी सी उससे निम्न जमीन है, और इसका एक भाग जो है वो हमेशा उपजाऊपन की शक्ति जो है, उर्वरता की शक्ति जो है, इसको बरकरार रखने के लिए या पुनः धरती उपजाऊ बने इसके लिए कुछ समय के लिए इसको खाली छोड़ते थे। फिर है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराती है? तो जो दक्कन दंगा है, ये दक्कन दंगा 1875 ईस्वी के अंदर हुआ था। शूपा गांव में हुआ था, आपको पता होगा।
इसकी जांच पड़ताल करने के लिए दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। इन्होंने लंदन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वो की थी 1878 ईस्वी के अंदर। और इसमें ये कहा गया था कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये जो विद्रोह हुआ है इसमें भारतीय किसान, भारत के ही जो लोग हैं, जिसमें ऋणदाता हैं, शाहूकार हैं या जो जमींदार हैं, इनके द्वारा किए गए अत्याचार के कारण इन्होंने किया था। हालांकि ऐसा वास्तव नहीं था। कर का बोझ इतना ज़्यादा था कि करों की वृद्धि के कारण ही किसान लोगों ने विद्रोह किया, जिसमें पूरा पूरा सहयोग जो है, योगदान जो है, वो ब्रिटिश सरकार का ही था। लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है। तो आप लोगों को पता ही है, कुदाल जो है ये पहाड़ी लोगों का प्रतीक था और जो हल है ये संथाल लोगों का प्रतीक था। सहायक संधि क्या है। तो सहायक संधि जो है ये 1798 ईस्वी के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। तो इसकी प्रमुख शर्तें हैं कि जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा उसको अपने साम्राज्य के अंदर, अपनी रियासत के अंदर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी और ब्रिटिश सरकार की अनुमति लिए बिना किसी भी यूरोपीय लोगों को नौकरी नहीं देंगे और ना ही किसी के साथ में वो समझौता कर सकते हैं। संविधान सभा में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए गए। कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसमें सबसे पहला सुझाव ये दिया गया था कि समाज में जो विभिन्न प्रकार का भेदभाव है इसको समाप्त किया जाए। सभी को समान व्यवहार के लिए समान व्यवहार दिया जाए। सभी के साथ में समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए और मंदिर वगैरह वो सबके लिए खोल दी जाए। इसके साथ साथ आगे देखिए, मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है, मैगजीनीज की इंडिका से प्राप्त होती है और कौटिल्य की जो पुस्तक लिखी है, थोड़ा सा इसको भी यहाँ समझिए। ये थोड़ा सा यहाँ आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ और मिस्टेक है। कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। तो बौद्ध धर्म ने क्या क्या दिया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अद्वितीय है और लगातार बदल रहा है। बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद देखिए, यह आत्मविहीन है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ अस्थायी है, इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने कहा कि बाहरी आडंबरों का इन्होंने घोर विरोध किया था। मध्य मार्ग चलने पर इन्होंने कहा था। इनके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अपने प्रिय शिष्य को लास्ट उपदेश दिया था और उसमें कहा था कि तुम स्वयं संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तुम्हें स्वयं को पहचाना होगा और इनके साथ साथ में आप अपने लिए ही प्रयास कीजिए। आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी दूसरे का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। मुगल कालीन भारत में पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या थे। तो पंचायत जो है ये एक प्रकार से गांव का जो मुखिया है वो इनको देखने का काम करता था। इनके गांव के पंचायत का या जो मुखिया है इसका चुनाव किस प्रकार से होता था। तो लिखा कि गांव का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था इसी का स्थानीय लोग मिलकर चयन करते थे, वो इसका मुखिया बनता था, मुख्दम बनता था। इसके प्रमुख कार्य था कि क्या गांव के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो जाति के अंतर्गत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारे गांव के लोग जाति के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने हदों में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, ये सारा सारा कामकाज गांव के मुखिया का ही होता था। फिर आके देखिए, ये आप यहाँ से आराम से इसको रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर 1857 का आंदोलन किस प्रकार से शुरू होता है। तो आपको पता है कि 1857 का जो आंदोलन है ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत भी मेरठ से होती है। जैसे ही वहाँ सारे लोग जो गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस है इसका प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। इनकार करने के बाद में मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे मेरठ की छावनी में अंग्रेज़ इनको वो मौत की घाट उतार देते हैं और इसके बाद में वो 11 मई को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार करवाते हैं और इनके साथ साथ में अलग अलग क्षेत्रों के बहुत सारे जो उस समय के लोग हैं, लोकप्रिय जो लोग थे, नेता थे, उनको अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं। जैसे कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व संभाला था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था और इनके साथ साथ में जो आरा है, बिहार का आरा, यहाँ कुंवर सिंह ने संभाला था। इनके साथ साथ जो नागपुर है, यहाँ आदिवासी जो है ये कोलू जाति का गोनू था, इसने संभाला था। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन होता है। फिर देखिए, आपके विचार से अलवार और नैनार संतों ने किन विचारों से लोगों को प्रभावित किया था। तो ये इनके सारे विचार दे रखे हैं, आप ये देख लीजिए। जो अलवार हैं ये भगवान विष्णु को मानने वाले हैं और नैनार जो हैं ये भगवान शिव को मानने वाले हैं। इनके ये जो विशेषकर जो ब्राह्मणी व्यवस्थाएं हैं इनका विरोध करने वाले और लोगों में समानता स्थापित करने को ये लोग समानता स्थापित करने वाले लोग थे। इसलिए
इनकी नीतियों में और इनकी विचारधाराओं में वो सारे लोग शामिल थे जिनके साथ में ब्राह्मणी रीति रिवाज किसी न किसी प्रकार की असमानतापूर्ण व्यवहार करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। इसमें सारे लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसको जन आंदोलन कहते हैं। और आपको पता है कि 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू होता है और शुरू होते ही महात्मा गांधी सहित भारत के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नेतृत्व विहीन होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार से अस्थायी तौर पर या यूँ मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका सहयोग किया और सारे भारतीय जनता हो, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों ने, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोगों ने बढ़-चढ़ कर इसमें भाग लिया था। इसी में महात्मा गांधी ने ये भी नारा दिया था कि करो या मरो, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश भी किया था। ठीक है? फिर ये अलग-अलग सारी चीज़ें हड़ताल वगैरह की ये सारे लिखा हुआ है। इसके बाद में मानचित्र आ जाता है, तो मानचित्र बोर्ड के अंदर मानचित्र जो है वो इस प्रकार से आता है, ध्यान रखें ये। और इन्होंने ये मानचित्र के अंदर भी जो केंद्र है वो मुख्य दर्शा रखे हैं। इस प्रकार से इस विद्यार्थी के 80 में से 80 आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन तरीकों को आज़माएँ। अगर आप भी इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको भी अच्छे अंक मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो 12th के इतिहास के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि 2025 वाले इतिहास की टॉपर विद्यार्थी की कॉपी भी इस प्रकार से शेयर की जाए तो मैं करूँगा। अगर आपकी ओर से कोई डिमांड नहीं होती है तो मैं इसको पोस्टपोन कर लूँगा। इसलिए थोड़ा-सा मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से ये बताएँ कि क्या आप 2025 वाली कॉपी चाहते हैं? और इसके साथ-साथ में केवल इतिहास की नहीं, अगर आप 12th क्लास के अन्य विषयों की टॉपर कॉपी चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।